क्लास में हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम का भाग 2, यानी कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था जैव प्रक्रम के विभिन्न हिस्से के बारे में, जिसमें कि हमने जाना था पाचन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में जाना था, जैसे कि पाचन किस प्रकार होता है, इसको अंतर्ग्रहण और पाचन के बारे में हमने जान लिया है। अवशोषण और अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, इन सब के बारे में अब हम जानेंगे, यानी श्वसन के बारे में आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। आज की यह हमारी क्लास जिसका टॉपिक है श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिकाओं में, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को श्वसन कहते हैं। यह श्वसन क्यों किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। तो अब यह किस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन होता है, आइए हम इसको समझते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो यहाँ पे कार्बन के 6 परमाणु 3-3 कार्बन वाले 2 भागों में बढ़ता है, जिसको 3 कार्बन के परमाणु को हम लोग कहते हैं पाइरूवेट। और ये विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। तो उसका जो विखंडन होता है मुख्य रूप से 3 भागों में इसका जन्म अभिक्रियाएं होती है। एक होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दूसरे होते हैं ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन की कम पूर्ति में, और तीसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि जब पाइरूवेट का विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उससे बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जैसे यीस्ट और किण्वन। यीस्ट का किण्वन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद पाइरूवेट का जब की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के अभाव में, तो बनता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह हमारी पेशी कोशिका में होता है, यानी कि पेशीय ऊतक के अंतर्गत पेशीय कोशिका में यह होता है। उसके बाद है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये कोशिका के पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वायवीय श्वसन, दूसरे को कहते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की इसमें प्राप्ति होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा को मुक्त करता है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, यानी पूरी तरीके से इसका उपचयन नहीं होता। इसके कारण एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी 36 ATP। अब ATP क्या है? एनो ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि हम कपड़े को मीटर में नापते हैं, किसी भी वज़न को किलोग्राम में नापते हैं, और किसी भी लिक्विड को लीटर में नापते हैं, उसी तरीके से ऊर्जा को ATP में नापते हैं। तो यह सबसे अधिक ऊर्जा वायवीय श्वसन के दौरान उत्पन्न होती है। यह 36 ATP, जो कि इसका उदाहरण है मानव। और अवायवीय श्वसन होता है यीस्ट में, जो इसमें कि बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP, यानी 2 ही ATP ऊर्जा अवायवीय श्वसन के दौरान होता है। अब आइए जानते हैं मानव का श्वसन तंत्र किस तरीके से होता है। मानव का श्वसन तंत्र, तो यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होती है, वायु नासाद्वार के द्वारा ग्रसनी में प्रवेश करता है,
ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली के द्वारा ये पहुंच जाती है श्वसनी में, और श्वसनी के द्वारा श्वसनिका में, और फिर उसके बाद फुफ्फुस यानी कि फेफड़े में, और फेफड़े से कुपिका कोश के द्वारा रुधिर वाहिकाओं से यह हर जगह पहुंचती है। यानी कि इसको इस डायग्राम से आप समझिए। जैसे देखिए ये नासा द्वार है, यहाँ से नासा द्वार है, नासा द्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली के रास्ते ये पहुंच जाती है फुफ्फुस में, फुफ्फुस में ये देख रहे हो श्वसनी है, श्वसनी से श्वसनिका, और ये उसके बाद ये जो देख रहे हो आप इस तरीके से बना हुआ यह है कुपिका कोश। और यहाँ पे क्या होती है, वायु भर जाती है, और वायु के भरने के बाद फिर क्या होता है कि इस तरीके से ये श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद देखिए श्वसन की क्रिया में दो चीज़ें होती है, एक को कहते हैं अंतः श्वसन यानी कि वायु का अंदर लेना, और दूसरा है उच्छ्वसन, उच्छ्वसन यानी कि वायु का बाहर छोड़ना। अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है, वक्षीय गुहा फैल जाती है यानी कि डायफ्राम फैल जाता है, और उच्छ्वसन में वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों में जो संलग्न पेशियां होती है वो सिकुड़ती हैं। अंतः श्वसन यानी जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां सिकुड़ जाती है, और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है यानी कि आराम से अपनी साइज में आ जाती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है अंतः श्वसन के दौरान, और वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अंतः श्वसन के दौरान गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। अंतः श्वसन क्या है, तो सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, ये क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। फेफड़ों से वायु व गैसों को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब देखिए कुपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है। वायु यानी कि O2 से समृद्ध, जिसमें O2 ज़्यादा हो यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो, यह वायु कुपिका से होते हुए रक्त वाहिका में जाती है। ऑक्सीजन O2 यानी कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमो ऑक्सी बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ हीमो ऑक्सी बनाती है, और यह धमनी द्वारा O2 उत्तकों में पहुंचती है, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उत्तक में, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद दूसरी, यह तो हो गया अंतः श्वसन के दौरान ये क्रियाएं होती है। उसके बाद उच्छ्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तकों में होता है और उत्तकों से ये जाता है रक्त वाहिका में। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसलन हो जाता है यानी कि पूरी तरीके से घुल जाता है अपने आप, और फिर रक्त वाहिका द्वारा कोपिका में और कोपिका कोश में ये कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन यानी नासाद्वार के द्वारा के विसरण के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। इसके बाद है संवहन। संवहन क्या होता है कि मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। यानी कि मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है, संवहन तंत्र कहलाता है। आगे देखिए मानव संवहन तंत्र के मुख्य 3 अवयव हैं, एक हृदय है, दूसरी है रक्त नलिकाएं यानी धमनी व शिरा, और तीसरा है वहन माध्यम यानी कि रक्त व लसिका। अब देखिए रक्त की अगर बात करें तो रक्त को मुख्य रूप से आप 2 भागों में बांट सकते हो, एक है कणीय अवयव और दूसरा है द्रव्य अवयव। द्रव्य अवयव है प्लाज्मा, ये पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है, और शेष अवयव जो होते हैं इसमें प्रोटीन होता है जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, और अजैविक खनिज तत्व भी इसमें पाया जाता है। कणीय अवयव की अगर बात करें तो कणीय अवयव मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी,
इसमें O2 और CO2 का वहन करने वाला हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है, यानी कि एंटीबॉडीज बनाता है। और उसके बाद रक्त प्लेटलेट से यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब देखिए रक्त वाहिका की अगर बात करें तो रक्त वाहिका दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हम धमनी, दूसरे को कहते हैं शिरा। तो धमनी में ऑक्सीकृत रुधिर यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर के अलग अलग अंगों में तक आती है। इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी। और शिरा में अनाक्सीकृत यानी कि बिना ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु हृदय में लाती है, और लेकिन इसका अपवाद है फुफ्फुस शिरा, जिसको पल्मोनरीज आर्टरीज और पल्मोनरीज वेन्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, जबकि शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। धमनी में कोई वाल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए इसमें वाल्व नहीं होते। जबकि शिरा में वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, और ये सतही होते हैं, मतलब सतह पर सबसे ऊपर की तरफ सुपरफिशियल होता है। अब आगे देखिए कुछ इस तरीके से इसका होता है। तो किस तरीके से आप देखिए यहाँ पे कि जब यहाँ पे बाया आलिंद निलय के हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। अब जैसे ही अनाक्सीकृत रुधिर फुफ्फुसीय शिरा मतलब बाया निलय में आता है, बाया निलय से ये शरीर के अंग से होते हुए वे ऑक्सीजनित रुधिर जो होता है महाशिरा से होते हुए दाया आलिंद में प्रवेश करता है, और फिर यहाँ से दाया निलय में आता है। फिर यहाँ से ये फुफ्फुस फेफड़े में जाके ऑक्सीजन से मिक्स होता है, फिर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ये बाया आलिंद में मिलता है, और फिर यहाँ से ये पूरे शरीर में फैल जाता है। इस तरीके से इसका परिसंचरण होता है। अब इसके बाद देखिए मानव हृदय की बात अगर करें तो मानव हृदय क्या है, एक पंप की तरह कार्य करता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति यानी कि पेशी वाली जो दीवार होती है वो मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, बहुत ज़्यादा तेज मतलब ब्लड प्रेशर के साथ इसको भेजना होता है। अब यहाँ पे देखिए ये हृदय का अनुप्रस्थ काट है। इसके अगर चर्चा हम करें, इसमें ये देखिए ये वाला भाग है दायां आलिंद, ये वाला भाग है बायां आलिंद, इसके नीचे है दाया निलय और इधर है बाया निलय। अब ऊपर है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, और फिर उसके बाद है महाधमनी, फुफ्फुस धमनियाँ हैं, फुफ्फुस शिराएँ हैं। तो इसमें अभी हमने जाना था कि फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि फुफ्फुस शिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब देखिए मानव हृदय की अगर बात करें तो हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में जाने से रोकता है। लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इनमें अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होते हैं। पादपों में अगर परिवहन की बात करें तो दो होता है, एक जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब आगे देखिए जाइलम की अगर बात करें तो पादप तंत्र का वह अवयव जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जाइलम एक ऐसा अवयव है, जाइलम, जो कि क्या करता है कि मृदा से जो प्राप्त होने वाले जल और खनिज हैं उसको
पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का कार्य है पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार होता है उसको पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी कि जल किस तरीके से ऊपर पहुंचता है, तो देखिए मृदा के से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। जो जड़ और मृदा के बीच जो आयन होता है उसका सांद्रण में अंतर के चलते जल क्या होता है, जड़ों में प्रवेश कर जाता है और इसी के साथ यह जल स्तंभ का निर्माण करता है। यानी कि एक जल की एक खंभा जैसा बन जाता है और ये जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है और यही दाब जो होता है वो जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है और यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण पौधों में होता है और फिर प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन हस्तांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। हस्तांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी यानी कि ऊपर की तरफ और तथा अधोमुखी नीचे की तरफ दोनों दिशाओं में होता है फ्लोएम से। लेकिन फ्लोएम द्वारा हस्तांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा हस्तांतरित होता है। अब मानव में उत्सर्जन की बात कर लेते हैं। तो मानव वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यह कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। अब अगर मानव के उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, एक वृक्क जोड़ा वृक्क यानी कि किडनी, 2 पीसेस ऑफ किडनी, ठीक है। जैसे ये देखो ये दायां वृक्क है, ये बायां वृक्क है। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय यानी कि यूरिन ब्लैडर और मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। अब यहाँ पे ये देखिए वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने के उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य यानी कि हानिकारक पदार्थ जो होता है वो छानकर बाहर करना होता है। वृक्क में मूत्र किस प्रकार बनता है, तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग होते हैं, पहला है कोशिका गुच्छ जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह पतली दीवार वाला रुधिका कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है यानी कि खून की कोशिकाओं का एक गुच्छा सा होता है। फिर होता है वुमेन संपुट, फिर तीसरा है नलिकाकार भाग और चौथा है संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि आइए हम समझते हैं। यानी कि सबसे पहला क्या है कि कोशिका गुच्छ निस्यंदन। कोशिका गुच्छ निस्यंदन जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण तथा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर बोमन संपुट में आ जाता है। यानी कि आप यहाँ पे इस चित्र से देखिए कोशिका गुच्छ निस्यंदन यानी कि इसमें जो अलग अलग द्वारा मतलब इसे कोशिका के गुच्छा ये जो गुच्छा है इसमें से छन छन के ये बोमुन संपुट यहाँ पहुँच जाता है
और उसके बाद वर्णनात्मक पुनः अवशोषण होता है। विकाणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका स्रावण, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ विकाणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। उसके बाद है कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिम वृक्क जिसको अपोहन कहते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है, अपोहन यानी डायलिसिस, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में यानी कि खून में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो यानी बेकार पदार्थ होता है उसका निष्कासन किया जाता है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से कि उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.5 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। 1.2 लीटर है। पादप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पा जाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो उम्मीद है कि आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।